नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल ओजांग टाइम्स पर। वक्त हो गया है खबरों के पोस्टमार्टम का, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्पोर्ट्स की। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला सरजमीए हिंदुस्तान ने फिर से चिड़िया के खेल यानी बैडमिंटन में 14 बार विजेता रहे इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर आज़ादी के बाद पहली बार थॉमस कप में सोना जीतकर हमें एक बार फिर से वैसी ही अनुभूति कराई है। साल 1949 से शुरू हुए थॉमस कप में भारतीय बैडमिंटन टीम ने इससे पहले कभी कोई पदक नहीं जीता था और आज ये कप जीतकर सरजमीए हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। भारतीय बैडमिंटन टीम ने एक बार फिर से भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। बता दें कि लक्ष्य सेन, श्रीकांत किदाम्बी, रेंकी रेड्डी और उनके जोड़ीदार चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की टीम को धूल चटाकर इंडिया को पहला गोल्ड मेडल जिता दिया है। इस फाइनल मुकाबले में पहला मैच लक्ष्य सेन और एंथनी गिंटिंग के बीच हुआ, जिसमें पहले सेट में पिछड़ने के बाद लक्ष्य ने शानदार वापसी की और ये मैच 21-8, 17-21 और 16-21 से जीता। इसके बाद हुए मेंस डबल मैच में सात्विक साईराज रैंकेडी और चिराग शेट्टी का मैच मोहम्मद एहसान और संजय सुकामुल्यो से हुआ। इस मैच में भी भारतीय जोड़ी पहले सेट में 18-21 से पिछड़ गई, लेकिन फिर अगले दोनों सेट में खिलाड़ियों ने वापसी करते हुए 23-21 और 21-19 से दोनों सेट जीते। आखिरी मैच श्रीकांत किदाम्बी का होना था। उनका सामना जॉनथन किस्टरी से था, जो किदाम्बी को इस सीजन में 2 बार हरा चुके थे, लेकिन इस मुकाबले में श्रीकांत ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने शुरुआती 2 सेट 21-15 और 23-21 से जीतकर भारत को 3-0 से जिता दिया। थॉमस कप में भारत का पहला गोल्ड मेडल आने के बाद कई दिग्गजों ने ट्वीट किया और बैडमिंटन टीम को बधाई दी। साथ ही भारतीय सरकार ने भी भारतीय टीम को बधाई देते हुए टीम इंडिया को 1 करोड़ की इनामी राशि देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। खबरों के पोस्टमार्टम में अगली खबर चौंका देने वाली सामने आई है। बता दें, जिनके ऊपर हजारों जानें टिकी होती हैं, लेकिन वही लोग नशे के आदी हो तो वो क्या दूसरों की रक्षा करेंगे। बीते 14 महीनों में करीब 42 हवाई अड्डों के तकरीबन 84 कर्मचारी नशे के आदी मिले हैं। जी हां, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने सितंबर 2019 में सभी हवाई अड्डे के कर्मचारियों के लिए BA यानी ब्रेथलाइजर परीक्षणों के लिए नियम जारी किए थे। नियमों के अनुसार संबंधित एयरपोर्ट ऑपरेटर को नियमित रूप से न केवल अपने कर्मचारियों पर बल्कि अन्य कंपनियों के कर्मचारी पर ये अल्कोहल परीक्षण नियमित रूप से कराने होते हैं। DGCA के आंकड़ों के अनुसार 42 भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले कुल 84 लोग जनवरी 2021 और मार्च 2022 के बीच नशे में पाए गए। PTI द्वारा एक्सेस किए गए आंकड़ों के अनुसार अनिवार्य अल्कोहल परीक्षण में विफल रहने वाले 84 कर्मचारी थे। DGCA के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 से मार्च 2022 के बीच 42 भारतीय हवाई अड्डों पर कुल 84 लोग ड्यूटी पर नशे की हालत में पाए गए हैं। शराब की जांच में फेल हुए कर्मचारियों से कई को हवाई अड्डा संचालकों ने नौकरी पर रखा हुआ था, जबकि उनमें से कुछ को अन्य कंपनियों ने नौकरी पर रखा हुआ था, जो हवाई अड्डे पर विभिन्न तरह के काम करते हैं। DGCA के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI द्वारा संचालित 35 हवाई अड्डों पर 56 कर्मचारी, अडानी समूह द्वारा संचालित 4 हवाई अड्डों पर 17 कर्मचारी, GMR समूह द्वारा संचालित 2 हवाई अड्डों पर 9 कर्मचारी और फेयरफैक्स इंडिया द्वारा संचालित बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 2 कर्मचारी जनवरी 2021 और मार्च 2022 के बीच शराब की जांच में फेल हो गए। नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी पहली बार शराब की जांच में नशे में पाया जाता है या जांच कराने से इनकार करता है या फिर हवाई अड्डा परिसर से निकलकर इससे बचने की कोशिश करता है, तो उसे ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा और उनका लाइसेंस 3 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। DGCA के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 और मार्च 2022 के बीच शराब की अनिवार्य जांच में फेल होने वाले 84 कर्मचारियों में से 54 चालक थे। AAI ने कहा है कि उन कर्मचारियों को
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है, जो शराब के नशे में ड्यूटी पर आते हैं। संबंधित हवाई अड्डों पर सभी विभागों के प्रमुख ड्यूटी पर शराब न पीने के संबंध में अपने कर्मचारियों और अनुबंधित एजेंसियों के कर्मचारियों को जागरूक करते हैं और उन्हें DGCA में उल्लेखित दंडों के बारे में बताते हैं। तो चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी पहल उन लोगों के लिए राहत भरी होगी जो लोग निर्दोष होते हुए भी दोषियों की तरह सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की गलती के कारण लंबे समय से जेल में बंद लोगों को जमानत नहीं देने को न्याय का मजाक बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की तैयारी न होने के कारण जमानत देने से इनकार करते हुए खेद जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ दाखिल अपीलों और जमानत अर्जियों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई न होने और अभियुक्तों के जेल काटते रहने के मामले में फैसला लेकर हाई कोर्ट से अपीलों पर सुनवाई के व्यवस्था का पूरा ब्यौरा तलब किया है। वहीं अदालत ने हाई कोर्ट को नोटिस जारी कर 11 जुलाई तक जवाब देने को कहा है और मामले को 14 जुलाई को फिर सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है। दरअसल न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय पीठ ने उत्तर प्रदेश के दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए यह संज्ञान लिया। इस मामले में अभियुक्तों ने कुल सजा का लंबा हिस्सा काट लिया है और उनकी अपीलों और जमानत अर्जियों पर सुनवाई का भी नंबर भी नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया है कि सास 7 साल में से 3.5 साल कैद काट चुकी है। वहीं पति 10 साल के कारावास में से 8.5 साल कैद भुगत चुका है और उनकी अपीलों और जमानत अर्जियां हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट ही नहीं हुई। पीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ही लंबे समय से अपीलें लंबित रहने के और भी मामले हैं। कोर्ट ने मौजूद केस को टेस्ट केस की तरह लेते हुए और मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मामले में पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया है। पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को 11 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश देते हुए अपीलों पर सुनवाई का ब्यौरा मांगा है कि जिन मामलों में अपील पर सुनवाई के दौरान CRPC की धारा 389 में जमानत नहीं मिलती और अभियुक्त जेल में रहते हैं, क्या उन अपीलों को सुनवाई में प्राथमिकता दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कुल लंबित अपीलों का ब्यौरा मांगने के साथ ही पूछा है कि क्या अपीलों पर व्यवस्थागत ढंग से जल्दी सुनवाई के लिए कोई नीति बनाई गई है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। खबरों के पोस्टमार्टम में अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये जरूरी है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वक्त के साथ शिक्षा नीति में भी बदलाव किया जाता रहे। साल 2020 में जब नई शिक्षा नीति लागू की गई थी तो प्रदेशों को 2030 तक का समय दिया गया था कि वो इस समय तक NEP लागू कर ले। हालांकि हरियाणा राज्य ने तत्परता दिखाते हुए जल्द ही यहाँ के स्कूलों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसी रफ्तार से काम हुआ तो हरियाणा के स्कूलों में साल 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इसी क्रम में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद यानी हरियाणा स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने कई बड़े बदलाव करने के लिए विशेषज्ञों की राय लेना शुरू कर दिया है। हरियाणा राज्य के स्कूलों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसी रफ्तार से काम हुआ तो हरियाणा के स्कूलों में साल 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इसी क्रम में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद यानी हरियाणा स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने कई बड़े बदलाव करने के लिए विशेषज्ञों की राय लेना शुरू कर दिया है। हरियाणा राज्य की हायर एजुकेशन काउंसिल ने नई शिक्षा नीति लागू यानी NEP 2020 करने के लिए सिलेबस में बदलाव से लेकर पढ़ाने के तरीकों को बदलने तक कई मुद्दों पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इसके लिए हर स्तर के विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। हाल ही में चंडीगढ़ में इसी बाबत सेमिनार भी आयोजित हुआ। चंडीगढ़ में हुए इस सेमिनार में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर और डेप्यूटी वाइस चांसलर ने भाग लिया। वहीं CM ने इस सम्मेलन में राज्य के 4 यूनिवर्सिटीज को KG से PG क्लास तक के लिए
शिक्षा संसाधनों में बदलाव करने और शिक्षा में नैतिक मूल्यों को जोड़ने के मुद्दे पर सभी से राय मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजांग टाइम्स। हालांकि हरियाणा राज्य ने तत्परता दिखाते हुए जल्द ही यहां के स्कूलों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसी स्पीड से काम हुआ तो हरियाणा के स्कूलों में साल 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, जो कि आने वाले समय में स्टूडेंट्स के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, फिलहाल के लिए खबरों के पोस्टमार्टम में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे उजांग टाइम्स के साथ। नमस्कार।